नमस्कार दोस्तों इस वक्त भारत एक साथ कई फ्रंट पर मुकाबला कर रहा है। भारत का पश्चिमी फ्रंट पर पाकिस्तान तो उत्तरी और पूर्वी फ्रंट पर चीन के साथ मुकाबला है। लेकिन दोनों ही फ्रंट पर भारत को कुछ संसाधनों की दरकार है, जिसमें शामिल है स्टेट ऑफ आर्ट फाइटर जेट। पहले बालाकोट एयर स्ट्राइक और अब लद्दाख में भारत को एक ऐसे फाइटर जेट की जरूरत है जो दोनों देशों पर भारी पड़े। हालांकि रफाल आने वाला है, लेकिन भारत के लिए हम ऐसे फाइटर जेट की बात कर रहे हैं जो पूरी तरह से स्वदेशी हो। दोस्तों, साल 1962 में भारत के पास स्वदेशी फाइटर जेट था जो बाकी देशों के मुकाबले कहीं एडवांस्ड था। लेकिन 60 साल बीत जाने के बाद आज स्थिति वैसी क्यों नहीं है? क्यों पैसा पानी की तरह बहाने के बाद भी भारत एक 5वीं पीढ़ी का फाइटर जेट नहीं बना पाया है? लिहाजा दोस्तों, हम इस वीडियो में इसी तरह के फाइटर जेट और इस तकनीक को डिकोड करने वाले हैं। साथ ही हम आपको बताएंगे कि भारत को इस तकनीक तक पहुंचने में 37 साल का वक्त क्यों लग गया। सालों की मेहनत के बाद भारत ने मील का पत्थर छूते हुए स्वदेशी लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस को तैयार कर लिया है। वायुसेना में इसकी स्क्वाड्रन एक्टिव है, लेकिन यह सब कुछ हो पाया 37 सालों की मेहनत के बाद। लेकिन अभी जो तेजस वायुसेना के पास है उसमें इंजन विदेशी लगा हुआ है। यह हाल तब है जब भारत के अंतरिक्ष संस्थान इसरो के पास खुद का शक्तिशाली रॉकेट है जिसमें स्वदेशी क्रायोजेनिक इंजन लगा है। इस बात को समझना बहुत मुश्किल है कि हमने भारी उपग्रहों को अंतरिक्ष में ले जाने के लिए जरूरी जटिल क्रायोजेनिक इंजन तो बना लिया, लेकिन लड़ाकू विमानों के लिए पर्याप्त शक्तिशाली इंजन बनाने के लिए संघर्ष क्यों करना पड़ा? और क्यों भारत के पास आज भी अपना खुद का 5वीं पीढ़ी का फाइटर जेट नहीं है? तेजस में क्यों लगाना पड़ा अमेरिकी इंजन? भारत सरकार ने 1983 में लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट प्रोजेक्ट को मंजूरी दी थी ताकि पुराने पड़ चुके 60 के दशक वाले MiG-21 सीरीज के विमानों को 1990 तक धीरे धीरे हटाया जा सके। उस समय तक भी यह निर्णय लिया गया कि इसमें लगने वाला इंजन भी देशी हो। इसके लिए मार्च 1983 में गैस टरबाइन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट यानी GTRE को जिम्मेदारी दी गई थी। ये DRDO की एक लैब है जिसे कावेरी इंजन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के नाम से जाना जाता है। GTRE 1982 से ही GTX-37 नाम के एक एरो इंजन प्रोजेक्ट पर काम कर रही थी। इस प्रोजेक्ट को 382 करोड़ रुपए के फंड के साथ दिसंबर 1996 तक पूरा करने का लक्ष्य दिया गया था। अपने निर्धारित समय में यह प्रोजेक्ट पूरा न करने के कारण कई बार इसके समय को बढ़ाया गया। पहले इसे मार्च 2000 तक, फिर दिसंबर 2004 और फिर इसे मार्च 2009 तक किया गया। इस दौरान इसका बजट भी 5 बार संशोधित हुआ और 642% बढ़ाकर 2839 करोड़ रुपए कर दिया गया। हालांकि 2 दशक का समय और लगभग 2000 करोड़ रुपए खर्च करने के बावजूद भी कावेरी इंजन LCA की जरूरतों को पूरा करने लायक नहीं बन पाया। इसमें सबसे बड़ी कमी थ्रस्ट और वजन की थी। थ्रस्ट किसी भी इंजन से पैदा किए जाने वाली वो ताकत है जिसकी सहायता से विमान हवा में उड़ता है। कावेरी इंजन से 70 नॉट थ्रस्ट मिलती है, जबकि LCA को 81 नॉट की जरूरत होती है। इसलिए कावेरी इंजन प्रोजेक्ट को तेजस प्रोजेक्ट से अलग कर दिया गया और उसकी जगह अमेरिकी इंजन लगाने का निर्णय लिया गया। दिग्गज अमेरिकी कंपनी जनरल इलेक्ट्रिक एविएशन से भारत ने तेजस के लिए इंजन खरीदे। भारत के लिए
ठीक से कहें तो डीआरडीओ के लिए शर्मिंदगी वाली बात थी कि कावेरी गैस टरबाइन लड़ाकू विमान और मानव रहित विमान को शक्ति देने में नाकामयाब रहा था। लिहाजा 2014 में इस योजना को ठप कर दिया गया। वैसे कोई भी डिफेंस प्रोजेक्ट ठप होने के पीछे कई कारण जिम्मेदार होते हैं। सरकार का करप्शन जिम्मेदार होता है, साथ ही और भी बहुत सारे रीजंस जिम्मेदार होते हैं। लेकिन सालों तक इस बर्बादी की कगार पे पहुंच चुके इस प्रोजेक्ट को फ्रांस की मदद के बाद में जिंदा किया गया है। फ्रांस के सहयोग से कावेरी प्रोजेक्ट में आई नई जान। भारत ने फ्रांस से 36 राफेल विमानों का सौदा किया है। इस सौदे के ऑफसेट कॉन्ट्रैक्ट के तहत कावेरी इंजन में सुधार के लिए फ्रांसीसी इंजन निर्माता कंपनी साफ्रॉन के साथ समझौता किया गया। ये वही कंपनी है जो राफेल विमानों का इंजन यानी M88 बनाती है। कॉन्ट्रैक्ट के तहत फ्रेंच विशेषज्ञों ने एक अध्ययन के बाद इन सभी परेशानियों को ठीक करने की बात कही। सेफ्रॉन एयरक्राफ्ट इंजन के मुताबिक कावेरी इंजन को मुकाबले के योग्य बनाने के लिए इसमें 25 से 30% काम की दरकार थी और इसमें तकनीकी बदलाव के बाद इसकी टेस्टिंग की गई, जिसमें कामयाबी हासिल हुई। अच्छी बात यह है कि 2020 के फरवरी महीने में लखनऊ में हुए डिफेंस एक्सपो में कावेरी इंजन को दिखाया गया था। मतलब ये कि लंबे इंतजार के बाद भारत ने फ्रांस की मदद से इस इंजन को तैयार कर लिया है और माना यह जा रहा है कि भारत जिस 5वीं पीढ़ी के विमान को बनाने की तैयारी कर रहा है उसमें ये इंजन ही लगेगा। फ्रांसीसी विमान कंपनी सेफ्रॉन ने हाल ही में भारत के साथ आगे भी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर को लेकर बात कही है ताकि भारत में एडवांस इंडिजिनस इंजन और फाइटर जेट बनाए जा सके। सरकारी प्रोत्साहन और विदेशी तकनीकी सहयोग के बाद भारत अब उस स्टेज में पहुंच गया है जहां से वो 5वीं पीढ़ी से उन्नत विमान बना पाएगा और इसमें भारत अब 5वीं पीढ़ी का एडवांस्ड जेट एमका बनाने की ओर आगे बढ़ रहा है। भारत बना रहा है स्वदेशी फाइटर जेट एमका। भारत लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस की तरह खुद का देशी 5वीं पीढ़ी का लड़ाकू विमान बनाने में जुट चुका है। वैसे ये प्रोजेक्ट 5वीं पीढ़ी से भी एडवांस है, यानी 5th+ जनरेशन का है। पहले ये प्रोजेक्ट रूस के साथ पूरा करने की प्लानिंग थी, लेकिन वो ड्रॉप हो गया। देश की एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी ने बेंगलुरु के एयर शो के दौरान विमान का मॉडल लोगों के बीच रखा था। ये विमान LCA से 2 गुने वजन का होगा। इसका वजन 20 टन के आसपास होगा। इसका नाम एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट यानी एमका है। ये सिंगल सीटर, डबल इंजन, मल्टी रोल और स्टेल्थ फीचर्स के साथ होगा। यानी स्टेल्थ फीचर के चलते ये रडार की पकड़ से दूर रहेगा। एमका 2025 तक सामने आ सकता है और इसकी पहली टेस्ट फ्लाइट 2025 तक हो सकती है। ये पहले ही तय हो चुका है कि इसमें भारत में ही बनाया गया कावेरी इंजन इस्तेमाल किया जाएगा। डीआरडीओ के टॉप ऑफिशियल्स के मुताबिक डीआरडीओ की लैब में पहले ये इंजन कामयाब नहीं हुआ था, इसलिए इसमें सुधार के लिए फ्रांस की मदद ली गई थी और अब ये इंजन भारत के 5th+ जनरेशन के स्टील्थ फाइटर जेट को रफ्तार देने के लिए तैयार है। भारत सरकार ने अपने आत्मनिर्भर प्रोजेक्ट के अंतर्गत सुरक्षा क्षेत्र में कई तरह के संरचनात्मक सुधारों का ऐलान किया है। इसके तहत अब सरकार ने देश की सुरक्षा के लिए इंपोर्ट कम करने का लक्ष्य रखा है। एयरफोर्स ने 40 तेजस मार्क 1 फाइटर जेट्स की डील की थी, जिसमें 16 जेट्स उसे मिल चुके हैं। अब वायुसेना 83 तेजस मार्क 1A प्लेन लेने वाली है। ये 3 साल में उसे मिलने लगेंगे। इससे वायुसेना के पास कुल 123 तेजस फाइटर जेट हो जाएंगे। आगे वायुसेना 170 तेजस मार्क 2 जेट्स के 6 स्क्वाड्रन पर फोकस कर रही है, जिनकी फर्स्ट फ्लाइट 2023 तक होने की उम्मीद है। वहीं वायुसेना 126 एमका फाइटर जेट्स की स्क्वाड्रन का प्लान कर रही है, जिसकी फर्स्ट फ्लाइट 2025 तक हो सकती है। इस फाइटर जेट की डिज़ाइन और डेवलपमेंट करने में लगी टीम का कहना है कि ये लड़ाकू विमान बेहद एडवांस है और ये सीधे तौर पर चीन को चुनौती देने वाला है।
दोस्तों, आपको भी लगता होगा कि जब दुनिया की तमाम डिफेंस कंपनियों में भारतीय इंजीनियर्स जलवे दिखा रहे हैं तो भारत आत्मनिर्भर क्यों नहीं बन पाया? आखिर क्या कारण थे इसके पीछे? क्या विदेशी ताकतें इसके पीछे जिम्मेदार थी या भारत के अंदर कुछ ऐसी ताकतें थी जो इसको आगे बढ़ने नहीं देना चाहती थी? भारत को पाकिस्तान और चीन दोनों से खतरा है। भारतीय वायुसेना प्रमुख के मुताबिक देश को दोनों फ्रंट से निपटने के लिए वायुसेना की 42 स्क्वाड्रन की जरूरत है, जबकि अभी इसकी संख्या 32 है। एक स्क्वाड्रन में करीब 18 विमान होते हैं। हालांकि विमानों की संख्या से ज्यादा पायलट की काबिलियत, विमान की तकनीक और एक्टिव जेट्स पर ज्यादा डिपेंड करती है। लेकिन आप लोगों के दिमाग में अक्सर सवाल आता होगा कि आखिर भारत आत्मनिर्भर क्यों नहीं बन पाया? तो दोस्तों, भारत के हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी HAL ने 1960 के दशक में ही भारत का पहला लड़ाकू विमान HF-24 मारुत बना लिया था। इन विमानों ने 1971 के युद्ध में काफी अच्छा प्रदर्शन किया था। लोंगेवाला पोस्ट पर हुए संघर्ष में इसी एक विमान से स्क्वाड्रन लीडर कृष्ण कुमार बख्शी ने एक पाकिस्तानी सेबर जेट को मार गिराया था, जिसके लिए उन्हें वीर चक्र से सम्मानित किया गया था। इस फाइटर जेट के बारे में कहा जाता है कि इसकी तकनीक अपने समय से बहुत आगे थी, लेकिन अफसोस भारत इसकी तकनीक में ज्यादा इजाफा नहीं कर पाया। ये विमान 1 मैक यानी साउंड की स्पीड से उड़ान भरता था और इसमें वक्त के साथ इजाफा नहीं किया जा सका और तेजस के साथ जो हुआ वो सबके सामने है। भारत सरकार ने 1989 में कावेरी इंजन प्रोजेक्ट को मंजूरी दी थी। 30 सालों तक इस प्रोजेक्ट को लेकर पानी की तरह पैसा बहाया गया, लेकिन इतने सालों की मेहनत के बाद एक छोटी सी चूक की वजह से ये इंजन पूरी तरह सफल नहीं हो पाया। आखिरकार फ्रांस की मदद से इस कावेरी इंजन को डेवलप किया गया, जिसके बाद अब इससे 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट्स की रफ्तार बढ़ाई जाएगी। वैसे सोचने वाली बात है कि एक तरफ HAL और DRDO 30 साल तक इस पर रिसर्च करते रहे, वहीं दूसरी तरफ इसरो ने GSLV-3 के लिए क्रायोजेनिक इंजन तक बना लिया, जो बेहद कॉम्प्लेक्स होता है और भारी से भारी उपग्रहों को अंतरिक्ष में ले जा सकता है। इसरो के इस रॉकेट को बाहुबली रॉकेट के नाम से जाना जाता है। वैसे इसरो ने भी 20 साल की मेहनत के बाद स्वदेशी क्रायोजेनिक इंजन बनाया था। यानी जितना आप सोचते हैं सच्चाई उतनी सिंपल नहीं है, क्योंकि वे भारत के ऐसे प्रोजेक्ट्स से जुड़े वैज्ञानिकों और इंजीनियर्स के साथ बहुत ही घटिया हरकतें हो चुकी हैं। इसरो के संस्थापक विक्रम साराभाई से लेकर नाम्बी नारायण तक के देश के कई परमाणु, डिफेंस और स्पेस रिसर्च से जुड़े वैज्ञानिक विदेशी साजिशों के शिकार हो चुके हैं और इनके चलते प्रोजेक्ट लेट होते गए। सरकार ने बहुत बार बजट अटका दिया तो कई बार चीफ साइंटिस्ट का रोल अदा कर रहे वैज्ञानिकों को बर्फ में लगा दिया गया। तो भारत के बहुत से काबिल इंजीनियर प्रोजेक्ट को ड्रॉप कर पलायन भी कर गए। हालांकि देर आए दुरुस्त आए। 30 सालों की लंबी मेहनत और काफी सुधार के बाद अब उम्मीद है कि भारत 5वीं पीढ़ी के स्टील्थ लड़ाकू विमानों में कावेरी इंजन का इस्तेमाल कर सकेगा। लेकिन दोस्तों, सालों का ये इंतजार भारत को बहुत भारी पड़ा है, क्योंकि अगर समय पर कावेरी इंजन तैयार हो जाता तो भारत के पास 5वीं पीढ़ी का फाइटर जेट होता और उस परिस्थिति में ना तो पाकिस्तान और ना ही चीन भारत की ओर हिमाकत करने की कोशिश करता। खैर दोस्तों, अब भारत का तेजस अपना तेज दिखा रहा है और बहुत जल्द भारत का एम का हिंदुस्तान की हिफाजत करने के लिए सामने आ जाएगा। तो दोस्तों, भारत के स्वदेशी फाइटर जेट और उसकी तकनीक पर हमारी ये डिकोडिंग आपको कैसी लगी, आप कमेंट सेक्शन के जरिए आप हमें जरूर बताएं। साथ ही इस तरह के वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करना कतई मत भूलिएगा। धन्यवाद।